नमस्कार हमारे सभी प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। और हम सभी लोग पिछले सेशन में जो पूरा स्वर और व्यंजन का अध्ययन किए है ना, और स्वर व्यंजन का अध्ययन करने के साथ साथ हम सभी लोगों ने देखा कि जो इसमें से कितने प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, और बहुत ही उसको बेहतरीन तरीके से हम सभी लोगों ने उसको पढ़ा भी था। और साथ ही साथ आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न देखिए बारंबार पूछे जाते हैं और बार बार यहाँ से प्रश्न आते ही रहते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आइए और भी आगे की चीजें बातें करते हैं, और उसके साथ में व्यंजन के बारे में देखेंगे कि व्यंजन से और भी प्रश्न कहाँ से बन सकता है। जो कल छूट गया था वह आज हम लोग उसको पूरा करेंगे, और साथ ही साथ व्यंजन को अल्पप्राण के आधार पर, महाप्राण के आधार पर, नाद के आधार पर किस प्रकार से बांटते हैं, साथ ही साथ कौन कौन से इस प्रकार से ये वर्ड होते हैं, जैसे डा ढा में अंतर, शा में अंतर, ये सारी चर्चाएं आज हम लोग पूरी अच्छी तरीके से करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, और जहाँ से यूपी टेट में विशेष तौर पर प्रश्न बनता है उन प्रश्नों की चर्चा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक अगर हो सके तो कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आता है हम लोगों का, ये देखिए बार बार यूपी बीएड एंट्रेंस में तो कई बार इसको पूछा जा चुका है कि छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। तो देखिए 4 प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। छा का क्रम, छा का क्रम, छा का क्रम, क्वेश्चन आता है आपका कि छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है, किस वर्ड के बाद आता है। हमने आपको पहले भी बताया है कि छा, त्रा, ज्ञा और शा, ये चारों जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं, और संयुक्त व्यंजन का जो इसका क्रम होता है, यह क्रम इसका उच्चारण से शुरू होता है, और उच्चारण से क्रम आने के कारण चाहे वो छा का हो। यहाँ तो हमने एक प्रश्न ले लिया है छा, क्योंकि बार बार इस प्रश्न को कई बार रिवाइज रूप में पूछा भी गया है, इसलिए हमने केवल छा को उठा लिया है। लेकिन अन्य प्रश्न भी इसके साथ बन सकते हैं, तो इन प्रश्नों में से कौन से कहाँ से पूछे जाएंगे, चारों चीजें मैं आपको क्लियर करता हूँ। जब छा की बात आएगी कि छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है, तो चूंकि छा का जो निर्माण होता है वो का और शा से होता है, का धन शा से होता है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि छा वर्ण का उच्चारण, क्योंकि इसका शुद्ध उच्चारण जब हम करते हैं तो उच्चारण करने में इसका उच्चारण किसके बाद होता है, तो शा के बाद होता है। मुख्य रूप से इसका उच्चारण जो है वो शा पर जाने के बाद का उच्चारण नहीं हो पाता, शा से उच्चारण होता है, इसीलिए इसको हम लोग शा पढ़ते हैं, ना कि इसको क्या कहते हैं, छा कहते हैं। तो छा का क्रम जब पूछेगा तो हमेशा छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है, तो का के बाद आता है। यह चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। इसमें अगर आपसे पूछेगा तो आपका ऑप्शन जो का होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब इसमें छा का यह पूछेगा, जब आपसे त्रा का पूछा जाए तो ता धन रा, ता धन रा, ता और रा जब पूछेगा कि ता का क्रम किस वर्ड के बाद आता है, तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि ता वर्ड के बाद इसका क्रम आता है। इसके साथ में जब आपसे पूछा जाए कि ज्या का किस क्रम के बाद ज्या आता है, इसको शुद्ध रूप से हम लोग ज्या नहीं कहते हैं। जब हम लोग इसका जब, क्योंकि यह संयुक्ताक्षर है और इसमें ज्या धन इया मिल करके क्या होता है, ज्ञा होता है, ना कि ज्ञा होता है। तो ज्या होता है तो ज्ञा का इसके क्रम के बाद आता है, तो ज्या के बाद आता है। आपका उत्तर क्या होगा, ज्या हो जाएगा। इसके साथ में अगर जब पूछा जाए कि श्रा का क्रम किसके बाद आता है, तो श्रा का क्रम जो होता है यह शा धन रा से मिलकर के बनता है, आता है, इसको जो है शा धन रा, और शा धन रा इसको कहेंगे, तो इसका क्रम हो जाएगा शा धन रा। किसके बाद आता है, तो यह शा के बाद आता है। ठीक है, तो इस तरह से 4 प्रश्न आपके ये व्यंजन से अधिक पूछे जाते हैं संयुक्त अक्षर से, कि छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है, तो आप स्पष्ट रूप से कहेंगे कि छा का जो क्रम आता है वह किसके बाद आता है, का के बाद आता है,
त्रा का किसके बाद टा के बाद आता है, ज्या का किसके बाद आता है तो जा के बाद आता है, और श्रा का किसके बाद आता है तो शा के बाद इसका क्रम आता है। तो ये परीक्षा में आपसे चारों में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। ये खास करके जो लोग बीएड एंट्रेंस का एग्जाम देंगे उनके लिए यह बहुत ही क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। आइए आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्यंजन जो होते हैं ये व्यंजन और भी प्रकार से होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि प्राण के आधार पर व्यंजन के कुल कितने प्रकार के होते हैं। प्राण के आधार पर ध्यान रखेंगे, प्राण एवं शक्ति के आधार पर व्यंजन के प्रकार, प्राण एवं शक्ति के आधार पर व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार। देखिए प्राण एवं शक्ति के आधार पर देखा जाए तो व्यंजन कुल कितने प्रकार के होते हैं। प्राण किसे कहते हैं, प्राण का शाब्दिक अर्थ होता है वायु। प्राण के हम लोग शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्राण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वायु होता है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि प्राण के आधार पर देखा जाए तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अल्प प्राण और दूसरा क्या होता है, महाप्राण। अल्प प्राण और दूसरा क्या होता है, महाप्राण होता है। अल्प प्राण का तात्पर्य, अल्प का मतलब क्या होता है थोड़ा, और महा का मतलब क्या होता है ज्यादा। जिसका उच्चारण करने में थोड़ा प्राण निकले, है ना, जिसका उच्चारण करने में थोड़ा सा प्राण निकले, प्राण का मतलब वायु, तो जिसका उच्चारण करने में थोड़ी वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहा जाता है, तथा जिसका उच्चारण करने में अधिक प्राण निकले अर्थात अधिक वायु निकले उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि अल्प प्राण किसको कहेंगे, महाप्राण किसको कहेंगे, है ना। तो देखिएगा जब हम वर्गीय व्यंजन की बात करेंगे तो क, ख, ग, घ, अंगा। एक काम आप लोग कीजिएगा, जब आप उच्चारण करिएगा तो हाथ को इस तरह से कर लीजिए और करके कहिए क कहेंगे तो वायु बहुत कम निकलती है मुंह से, कहिए ख कहेंगे तो मुख से वायु अधिक निकलती है, कहिए ग कहेंगे तो वायु कम निकलेगी, फिर कहिए घ कहेंगे तो वायु जो है वो अधिक निकलेगी। 1 मिनट, चलिए आगे देखिएगा। तो इस तरह से क्षमा चाहेंगे, आगे देखिएगा। तो क कहेंगे तो का में वायु कम निकलती है, ख कहेंगे तो वायु अधिक निकलती है, ग कहेंगे तो कम निकलती है, घ कहेंगे तो अधिक निकलती है, अंगा कहेंगे तो वायु क्या होती है, कम निकलती है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और पांचवा वर्ड। तो वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, देखिए आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। एकदम चुपचाप जब आपसे पूछे अल्प प्राण और महाप्राण, अपने मुंह के सामने हाथ को ले आइए और इसी तरह से बोलिए। का कहेंगे तो वायु नहीं निकलेगा, ख कहेंगे तो कितना भी वायु रोकना चाहे वायु ऑटोमेटिक मुख से निकलेगा, ग कहेंगे तो मुंह से वायु नहीं निकलेगा, घ कहेंगे तो फिर मुख से वायु निकलेगा, और अंगा कहेंगे तो वायु बहुत अल्प मात्रा में निकलती है। अतः इस दृष्टि से पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। अल्प का मतलब थोड़ा, प्राण का मतलब वायु। जब बात करें हम लोग महाप्राण की, तो जब पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे, तो दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, महाप्राण। तो दूसरा वर्ड और चौथा वर्ड बन जाएगा क्या, महाप्राण बन जाएगा, है ना। साथ ही साथ और भी वर्ड देखिए बच जाते हैं आपके अंतःस्थ वर्ड और उस वर्ड। अंतःस्थ वर्डों की यदि हम बात करें तो अंतःस्थ में कहिए य, र, ल, व। तो हल्का इसमें वायु की मात्रा बहुत ही क्या निकलती है, कम निकलती है। तो या, र, ल, व, अर्थात कौन, अंतःस्थ वर्ड, अर्थात अंतःस्थ वर्ड। समस्त अंतःस्थ वर्ड क्या होते हैं, यह अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण की बात करेंगे तो श, 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 ह, ये चारों उस व्यंजन होते हैं, अतः उस व्यंजन वैसे ही महाप्राण है, तो प्लस इसके क्या हो जाएगा, श, श, स, ह, अर्थात कौन, इसमें हो जाएगा ऊष्म व्यंजन या वर्ड जो भी
ठीक है। तो इस प्रकार से आधार पर हम देखें कि अल्प प्राण और महाप्राण अथवा महाप्राण या शक्ति के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे 2 प्रकार का, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण को सीधे तौर पर हम ध्यान रखेंगे जिसका उच्चारण करते समय मुख से वायु बहुत ही अल्प मात्रा या थोड़ी मात्रा में निकलती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अल्प प्राण। तथा जिसका उच्चारण करते समय वायु बहुत अधिक मात्रा में निकलती है या अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक मात्रा में निकलती है, ऐसे वर्ड क्या कहलाएंगे, महाप्राण वर्ड कहे जाते हैं। ठीक है, ये आपको स्पष्ट है। और यहाँ से एक प्रश्न आपका यूपी टेट में बहुत ही सरलता और सहजता के साथ यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न जो पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीय व्यंजन। उसी में एक ही प्रश्न में हम आपको प्रश्न लास्ट में करवाएंगे इस प्रकार का, अंतिम समय में एक ही में पूछा जाएगा कि इसमें अल्प प्राण, घोष तथा व्यंजन है या वर्गीय व्यंजन है या पा वर्ग का व्यंजन है, चा वर्ग का व्यंजन है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे जो है यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। आइए नाद के आधार पर इसको देखा जाए। जब हम लोग इसको नाद के आधार पर देखते हैं, किसके आधार पर, नाद के आधार पर, नाद के आधार पर व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, नाद के आधार पर व्यंजन के प्रकार। नाद के आधार पर देखें तो नाद या इसी को हम लोग कह सकते हैं नाद अथवा आवाज, नाद अथवा क्या, आवाज के आधार पर, क्योंकि नाद का मतलब ही होता है झंकार। नाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, झंकार, जिसका उच्चारण करते समय हमारा मुखमंडल या नसिका क्षेत्र झंकरित हो जाता है। ठीक है, ध्यान रहे कि नसिका नहीं, नसिका क्षेत्र मतलब ये झंकरित हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाद वाले शब्द कहते हैं। तथा जिनमें कम झंकरित होता है उसको कम नाद वाला कहते हैं या उसको क्या कहेंगे, अघोष वर्ड कहते हैं। तो नाद के आधार पर अगर हम देखें तो व्यंजन के 2 भेद होते हैं। एक कहलाते हैं आघोष। आघोष का मतलब जिसका उच्चारण करते समय घोष ना हो। हम लोग प्रायः कहते हैं, देखिए जब राजा महाराजाओं के यहाँ जब कोई काम होता था तो पहले लोग क्या कहते थे, घोष हो रहा है ना, उद्घोष हो रहा है, मतलब ध्वनि उत्पन्न की जा रही है, आवाज दी जा रही है। तो यहाँ पर भी घोष का मतलब क्या होता है, आवाज उत्पन्न करना, आवाज देना। तो यहाँ पर आघोष, आघोष का आ का मतलब ना हो, घोष का मतलब क्या, ध्वनि, जिसका उच्चारण करने में ध्वनि ना उत्पन्न हो, बहुत अधिक झंकार ना उत्पन्न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आघोष कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखेंगे, सघोष। दूसरा क्या कहा जाता है, इसको सघोष कहते हैं। सा का मतलब साथ हो, सा का मतलब साथ हो और घोष का मतलब नाद, जिसका उच्चारण करने में पूरी ध्वनि झंकार इसके साथ में हो, उसे क्या कहा जाएगा, सघोष वर्ड कहा जाता है ना। तो आइए देखिए आघोष के वर्णन अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो आघोष में देखिए, अगर कहिए क, ख, ग, घ, अंगा, तो क ख कहने में बहुत ही मामूली सा घोष होता है, लेकिन गा का उच्चारण करते समय ग गा कहते ही घोष की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। अर्थात वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है, प्लस तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण तथा पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष होता है। मतलब घोष के साथ ही इसकी क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। ठीक है, 3, 4, 5 पहला दूसरा हो गया अघोष, सघोष में क्या हो जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा। प्लस ध्यान में रखेंगे इसमें समस्त सकार वर्ण, समस्त कौन, सकार वर्ण आते हैं। सकार वर्ण का तात्पर्य होता है शा, 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 ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, आघोष के अंतर्गत आते हैं। प्लस इसके साथ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्लस बाकी सब जितने भी बच जाते हैं, इन दोनों के अलावा पहला दूसरा और सकार वर्ण के अलावा जितने भी बच जाते हैं सब के सब क्या होते हैं, सघोष होते हैं।
कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि व्यंजन का कोई भी अगर व्यंजन उठा लिया जाए कि वह कौन सा होते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से कहेंगे बाकी सब जितने भी बच गए वर्ड हैं सब के सब वर्ड क्या होते हैं, सदवश हो जाते हैं। ठीक है, आशा है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे ना। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस प्रकार से ये व्यंजन के प्रकार आपके पूरा हुए। और व्यंजन में अगर देखा जाए तो पूरा व्यंजन का हमने पूरा एक निचोड़ आपको पूरा करवा दिया। अब कोई भी टॉपिक शायद व्यंजन से प्रश्न उठे और आपका छूट जाए, ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा हुआ है। तो व्यंजन से जितने भी पिछले वीडियो में जो लोग नहीं जुड़े थे अब तक, वो लोग पिछले वीडियो को जो है देख लीजिएगा। और पिछले वीडियो को जब देखेंगे तो उसमें मैंने बाकी चीजें हमने जो है बता दिया है और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से फलीभात तरीके से उसको पूरा परिभाषित कर दिया है। आइए इसके आगे हम लोग चलते हैं। एक प्रश्न, अब एक अगला टॉपिक आपका आता है। ये टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की बात करेंगे समान वर्ड में अंतर। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं, है ना। अब आपका टॉपिक होगा समान वर्णों में अंतर। समान वर्णों में अंतर, ठीक है। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके सिलेबस में डा और ढा में अंतर है ना। पहला हम लोग चलेंगे डा और ढा में अंतर। पहले देखिए, एक होता है डा और ढा, और दूसरा जो डा ढा होता है, जो दूसरा डा और ढा होता है, इसके नीचे जिसको हम लोग द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं, उष्णित व्यंजन के नाम से जानते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, डा और ढा कहलाते हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, डा और ढा कहा जाता है। तो जब हम लोग डा और ढा वाले वर्ड लेते हैं तो देखिए डा और ढा, ध्यान से आप लोग अंतर को समझिएगा। डा और ढा, जो डा और ढा होते हैं ये समस्त क्या होते हैं, हिंदी वर्ड होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, हिंदी वर्ड कहा जाता है। जबकि डा और ढा, ध्यान से देखिएगा कि जबकि डा और ढा ये दोनों क्या होते हैं, तो ये दोनों कहलाते हैं फारसी वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, अब रही बात कि इनका प्रयोग क्या होता है, इनका हिंदी में प्रयोग अंतर के रूप में कैसे किया जाता है। जब कोई वर्ड, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, जब किसी वर्ड को शुरुआत डा और ढा से की जाती है, जब किसी वर्ड, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूं, आप लोग भी नोट कीजिएगा, जब किसी वर्ड की शुरुआत अर्थात जब शब्द लिखेंगे तो पहला जो वर्ड लिखते हैं, वर्ड की शुरुआत या शुरुआती वर्ड, ऐसा लिखिए। देखिए, जब किसी शब्द का शुरुआती वर्ड, शब्द का शुरुआती वर्ड डा और ढा हो तो, डा या ढा हो तो हिंदी वाले डा और ढा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी वाले डा ढा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग क्या करते हैं, किया जाता है। तो हिंदी वाले डा और ढा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे आप कहेंगे कि कैसे हम डा और ढा का प्रयोग पहले करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जब किसी, देखिए दोनों में अंतर है, डा और ढा में, दोनों का हिंदी के प्रयोग में अंतर है। अंतर यह है कि जब डा और ढा किसी शब्द के पहले प्रयुक्त होते हैं, किसी शब्द के पहले आ जाते हैं, तो इनके नीचे जो बिंदी हम लोग लगाते हैं वो बिंदी नहीं लगाई जाती है। यह बिंदी तो फारसी को दर्शाती है ना। तो जब कोई शुरुआती शब्द डा और ढा से लिखा जाता है तो वहां पर ये बिंदी वाले अर्थात द्विगुण वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए जैसे डमरू, डमरू, डेरा, ढक्कन, आपने कभी नहीं इसके नीचे देखा होगा कि बिंदी लगी हो, ढक्कन, है ना, क्योंकि ये वाले डा और ढा ये पहले प्रयुक्त होते हैं, इनके नीचे कभी भी बिंदी नहीं लगती है। ये क्या होते हैं, द्विगुण वर्ड होते हैं। ठीक है, और आगे देखिएगा जैसे धक्का है या ढाका,
जैसे क्या लिख दिए, ढाका। अब देखिए ढाका में भी इसमें बिंदी नहीं लगेगी। जब पहले वर्ड का प्रयोग होगा तो इसके नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती है। ठीक है, आइए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट आगे आपको बताएं। नोट करो, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। जब किसी, ध्यान दीजिएगा, जब किसी, आगे की बात करते हैं हम लोग। जब किसी शब्द में, जब किसी शब्द की शुरुआती वर्ड, जब किसी शब्द का शुरुआती वर्ड कुछ भी हो परंतु मध्य या अंतिम, परंतु मध्य या अंतिम वर्ड, परंतु क्या, मध्य या फिर अंतिम वर्ड डा और ढा हो, डा या ढा हो तो, परंतु डा या ढा हो तो इसे, परंतु डा या ढा हो तो मध्य या अंतिम में, मध्य या अंतिम में फारसी वर्ड वाले, फारसी वर्ड वाले डा या ढा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डा या ढा का क्या करेंगे, प्रयोग करते हैं, डा या ढा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो डा और ढा का प्रयोग अंतिम में किया जाता है या मध्य में करेंगे तो उसके नीचे क्या लगेगी, बिंदी लगेगी। ठीक है, जैसे सड़क, जैसे सड़क। अब देखिए सड़क में आपने देखा होगा, सड़क के नीचे देखिए डाट लगा हुआ है। जैसे सांड, सांड में देखिए नीचे डा लगता है, जो अंत में लगेगा उसके नीचे क्या लगेगा, बिंदी लग जाएगा। इसी तरह से देखिएगा, जैसे गाड़ी, जैसे क्या, गाड़ी। इसी तरह से जैसे पकड़ना, पकड़ना देखिए मध्य में आता है और इसके नीचे क्या लगता है, बिंदी लगता है। इसी तरह से जैसे देखिए चंडीगढ़, जैसे चंडीगढ़, गढ़ के नीचे क्या लगेगा, आजमगढ़, आजमगढ़, गढ़ के नीचे देखिए लगता है ना। इस तरह से जब ये दोनों में अंतर होता है, समान वर्ड होते हुए भी इनमें अंतर होता है और बड़े ही सरलता से इसका प्रश्न यूपी टेट में पूछा जाता है और आप फट से गलती करके चले जाते हैं। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें कि ये गलतियां ना हो। तो डा और ढा में अंतर क्या होगा, डा और ढा, पुनः आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा। डा और ढा मतलब हिंदी वाले डा ढा किसी भी शब्द के शुरुआत में आते हैं, जबकि डा और ढा अर्थात बिंदी वाले किसी भी वर्ड के कहाँ आते हैं, अंत में आते हैं। ठीक है, आइए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे वा और बा में अंतर, वा और बा में अंतर, वा और बा में अंतर। ठीक है, पापा वहां खड़े नहीं है हम लोग के, चलो अच्छा खटर पटर मत करो, उनको पढ़ाने, खटर पटर मत करो, उनको पढ़ाने दो, क्योंकि नहीं बंद किए नहीं आए हैं। चलिए आएंगे, बोलना मत, धीरे से उनको लेकर निकल लेना। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, वा और बा में अंतर। ध्यान दीजिएगा वा और बा में क्या अंतर होता है और वा और बा का प्रयोग हम लोग हिंदी में किस प्रकार से करते हैं, है ना। तो देखिए वा और बा, वा शब्द जो होता है यह दंतोष्ठ होता है। यह क्या होता है, वकारस्य दंतोष्ठ। वा का उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से किया जाता है, अतः इसे क्या कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं। जबकि बा का उच्चारण स्थान, ध्यान रहे कि वा का उच्चारण तो दंतोष्ठ हो गया, जबकि बा का उच्चारण प फ ब भ म है ना, उपधामानिया नाम ओष्ठ, जबकि इसका उच्चारण कहाँ से होता है, यह ओष्ठ की सहायता से किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, वा और बा में बड़ा अंतर होता है। जैसे वंशी और दूसरा क्या होता है, बंसी, है ना।
वंशी का मतलब होता है बजाने वाली और बंसी का मतलब होता है मछली फंसाने का एक यंत्र। यह दोनों में अंतर होता है। साथ ही साथ जैसे वास और दूसरा क्या बास। वास का मतलब होता है रहने का स्थान, जबकि बास का मतलब क्या होता है दुर्गंध। ठीक है, बास का मतलब क्या होता है दुर्गंध होता है, जो दुर्गंध आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसे बास कहा जाता है। साथ ही साथ देखा जाए कि वेग और बेग, इसी तरह से जैसे हम लोग कहें वेग और दूसरे को क्या कहें बेग या बैग, है ना। तो बेग का मतलब होता है थैला या बस्ता, और जबकि वेग का मतलब क्या होता है गति होता है। इसी तरह से हम लोग देखें वाह्य और बाह्य, वाह्य और दूसरा अंतर क्या होता है बाह्य। इसी तरह से और भी देखें, जैसे वाह्य और बाह्य का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वाह्य का मतलब होता है वहन करना, ले जाना, ढोना, और बाह्य का मतलब क्या होता है किसी चीज को बाहर कर देना। इसी तरह से वाद और बाध, वाद और क्या होता है वाद। वाद का मतलब होता है बातचीत करना, नहीं लोग कहते हैं वाद विवाद करना, अर्थात बातचीत करना, और वाद का मतलब क्या होता है देर कर देना। इस तरह से या इनके क्या होते हैं मूलभूत अंतर होते हैं। तो पहला अंतर आप ध्यान रखेंगे, वा का उच्चारण दंतोष से होता है, जबकि बा का उच्चारण कहाँ से होता है केवल कोष्ठ की सहायता से होता है। और इस प्रकार से इसके मूलभूत क्या होते हैं अंतर भी होते हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ से भी पूछा जाता है, आपने यूपी टेट की परीक्षा में देखा भी होगा या अन्य परीक्षाओं में आप इसको देखते भी हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग, अड़ा और ना में अंतर है। आप लोग इसको नोट कीजिए, आप लोग बढ़िया से इसको नोट कीजिए। मैं पहली बार इस चीज को यूट्यूब पर आप लोगों को पूरी तरह से दे रहा हूँ, और आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए, एग्जाम देकर के आइएगा, फिर देखिएगा आपको आनंद आ जाएगा। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो हमारे वीडियो से बाहर होगा, है ना। खैर, या तो कोई ईश्वर नहीं है कि जो किसी की मानसिक क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सके, लेकिन जो अपना गेस होता है, जो अनुमान होता है, उस अनुमान के तहत हम यह कह सकते हैं कि मेरे वीडियो में से या जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो यूपी टेट की परीक्षाओं में ना फंसे, है ना। बाकी जो वनडे के एग्जाम के लिए हैं, बीएड एंट्रेंस के लिए हैं, है ना, वो लोग भी इसको ध्यान पूर्वक से पढ़ें, उनके लिए तो और भी अच्छा होगा, है ना। साथ ही नेट जेआरएफ के लिए या तीसरी पीएचडी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके भी परीक्षाओं में यह बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं। ड़ा और ना में अंतर, ड़ा और ना में अंतर, ड़ा और ना में अंतर। ठीक है, ड़ा और ना में अंतर। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ट्रिक नहीं बता रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ट्रिक हम बताते, बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे, लेकिन ट्रिक वाली चीजें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं आपके पास रह पाती हैं, कुछ समय तक के लिए सीमित हो जाती हैं। तो जहाँ ट्रिक वाली बात आएगी वहाँ आप लोगों को ट्रिक से भी याद करवाएंगे, और बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा जब रचनाओं को पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहाँ कठिनता होती है, यहाँ तो सरल होता है। इसको तो बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, आप एकदम सही तरीके से पढ़ पाएंगे, है ना। और किसी भी, मैंने पहले भी कहा है कि अगर इतिहास रचना है जीवन में, तो इतिहास रचने के लिए ऐतिहासिक कदम चलना पड़ता है। हम ऐतिहासिक कदम चल करके ही इतिहास रच सकते हैं, ना कि हम जो है उछल कूद करके या बहुत तेजी से चल करके कोई काम कर सकते हैं, है ना। इतिहास रचने के लिए ऐतिहासिक कदम चलना होता है। आपने सुना होगा वो कछुआ की और खरगोश की कहानी। आपने देखा ये कछुआ जो था वह धीरे धीरे चला, लेकिन निरंतर चला, प्रतिदिन चला, और प्रतिदिन चलने के कारण कछुआ सफल हो जाता है, जबकि खरगोश जो था वह उछल कूद मचा रहा था, और उछलते उछलते गया, जा करके थोड़ी दूर पे सो गया कि एक ही बार छलांग मारूंगा पहुंच जाऊंगा। तो वह एक ही बार छलांग मारने के चक्कर में वहीं सोया और चुपचाप वहीं सोया रह गया, है ना। इसलिए जीवन में अगर कुछ ऐतिहासिक कार्य करना है तो ऐतिहासिक कार्य करने के लिए आपको ऐतिहासिक कदम चलना होगा। ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं। ड़ा और ना में अंतर। देखिए थोड़ा सा बड़ा ही सूक्ष्म अंतर होता है ड़ा और ना में। जब ड़ा किसी के साथ लगता है तो वह शब्द संस्कृत का होता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं रामायण, जैसे क्या कहते हैं रामायण कहते हैं। रामायण शब्द का जो अर्थ निकलता है वो ना से ही निकलता है। रामायण शब्द का अर्थ क्या होता है, ना से ही निकलता है। और ना शब्द जो होता है या ना वर्ड जो होता है यह कहाँ पर प्रयुक्त होगा, तो केवल किसमें, हिंदी में प्रयुक्त होता है।
तो ना वर्ड हिंदी में प्रयुक्त होता है, जबकि रा वर्ड किस प्रकार का है, संस्कृत का है। यह दोनों का मूलभूत अंतर है। जब ना शब्द आ जाएगा तो ना आने पर हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि ना जो होगा वह हिंदी में होगा और रा जो होगा यह हमेशा कहाँ पर होगा, तो यह हमेशा संस्कृत में प्रयुक्त किया जाएगा। ठीक है, आगे आइए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं शा शा सा में अंतर। मार खाना है, आगे ध्यान दीजिएगा। तीनों सा में क्या अंतर होता है, जो हम लोग सा शा शा कहते हैं, तो ध्यान देंगे। शा 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 में अंतर, शा 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 में अंतर। तीनों सा में क्या अंतर होता है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है और ध्यान से आप लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं सा की बात करूंगा। पहले हम सा की बात करते हैं। सा क्या होता है, तो पहली बात ध्यान में रखिएगा कि सा जो होता है यह कहाँ से उच्चारित होता है, तो ध्यान रखेंगे यह हमेशा कहाँ से उच्चारित होता है, तालव्य से, है ना। जिह्वा जो होती है वो ताल में जाकर के टच करती है और वहां से इसकी ध्वनि निकलती है, इसीलिए सा को क्या कहते हैं, तालव्य ध्वनि कहा जाता है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि सा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस भाषाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, तो सा का प्रयोग संस्कृत में होता है। सा का प्रयोग और कहाँ पर होता है, तो इसका प्रयोग जो है वो फारसी में होता है। इसके बाद कहाँ होता है, अरबी भाषा में होता है और इसका प्रयोग कहाँ होता है, अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। सा का प्रयोग अंग्रेजी भाषा को सीधे सीधे हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है। अभी मारेंगे तुम लोगों को ना, जितनी शरारत कर रहे हो ठीक कर देंगे। तो संस्कृत भाषा में, फारसी भाषा में, अरबी भाषा में और कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी भाषाओं में। 4 भाषाओं में इसका प्रयोग जो होता है वह किया जाता है। साथ ही साथ याद रखेंगे और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो इसका प्रयोग चा वर्ग में होता है, चा वर्ग के साथ होता है, या र ल व। ठीक है, चा वर्ग के साथ या र ल व के ठीक पहले, के ठीक कहाँ पर, पहले इसका प्रयोग किया जाता है। चा वर्ग अर्थात या र ल व। ठीक है, चा वर्ग का मतलब च छ ज झ य, और किसके पहले, या के पहले, रा के पहले, ला के पहले, वा के ठीक पहले ही इसका सा का प्रयोग जो होता है वह किया जाता है। ठीक है, जैसे हम इसको उदाहरण के तौर पर देख लें कि कौन कौन सा आता है। जैसे अगर हम लोग बात करें निश्चल, है ना, तो देखिएगा निश्चल या निश्चल। जब हम लोग निश्चल की बात करेंगे तो देखिए चा के ठीक पहले कौन आता है, शा आता है। इसी के साथ जैसे अगर देखा जाए कि निश्चय, निश्चय में भी आप पाएंगे कि देखिए चा के ठीक पहले कौन आता है, शा आता है। इसी के जैसे उद्देश्य, उद्देश्य में देखिए या के ठीक पहले कौन आता है, शा आता है। ठीक है, इसी तरह से अगर देखा जाए तो शाबाश, इसी तरह से देखें कि शाबाश, शाबाश में देखिए शाबाश शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखिएगा शाबाश शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। अतः फारसी भाषा में भी इसका प्रयोग होता है। संस्कृत की अगर हम लोग बात करेंगे तो निश्चल शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। यहीं पर अगर हम देखिए अरबी भाषा का प्रयोग करें तो अरबी, इसके साथ में देखिए अगर हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर दें तो जैसे देखिए कमीशन, कमीशन में देखिए कमीशन शब्द क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो हिंदी में सीधे सीधे प्रयुक्त होता है, इसी को क्या कहते हैं, कमीशन में। और कमीशन में देखिए शाह जो होगा वो कौन सा प्रयोग होता है, तालव्य शाह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत श्राद्ध क्यों कर रहे होंगे, आगे ध्यान देंगे। मूर्धन्य शाह की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से तो एक बार कमेंट कीजिए और कमेंट में लिखिए हाँ सर समझ में आ रहा है। सभी लोग एक तरफ से कमेंट कीजिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट कीजिए कि हाँ सर मजा आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है हम लोगों को, तो इसका एक बार कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। आइए आगे ध्यान देंगे। मूर्धन्य शाह, ये टॉपिक आज आप लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे हम। मूर्धन्य शाह, इसको क्या कहते हैं, सबसे पहली बात इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसका उच्चारण मूर्धा से होता है।
उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है, इसीलिए इसको मूर्धा सा या इसे क्या कहते हैं, मूर्धन्य सा के नाम से जाना जाता है। बचपन में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा मूर्धन्य सा, अर्थात यही क्या है, मूर्धन्य सा है। पेट कौवा सा पढ़े होंगे ना, या मूर्धन्य सा कहे होंगे, तो मूर्धन्य का मतलब इसका उच्चारण मूर्धा की सहायता से होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मूर्धन्य कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, यह कहाँ पर प्रयुक्त होता है, तो इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। ठीक है, संस्कृत के शब्दों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो संस्कृत के शब्दों के रूप में क्या करते हैं, रूप में किया जाता है। दूसरी बात ध्यान में रखेंगे, किया जाता है, इसका प्रयोग संस्कृत के शब्दों के रूप में किया जाता है जैसे। और दूसरी बात थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, और कहाँ पर करते हैं, तो इसका प्रयोग का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना, मतलब बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है आपकी कक्षाओं में। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग का वर्ग के पहले, फिर इसके बाद टा वर्ग के पहले, फिर इसके बाद इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग जो है वो पा वर्ग के पहले किया जाता है ना, पा वर्ग के ठीक पहले किया जाता है, ठीक पहले किया जाता है। आइए ध्यान दीजिएगा, किया जाता है ना। तो शा का प्रयोग कहाँ करेंगे, पहली बात तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा या मूर्धन्य से होता है। इसका प्रयोग संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। इसका प्रयोग का वर्ग, टा वर्ग या पा वर्ग के ठीक पहले किया जाता है। जैसे, आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे, है ना, अगर भूल जाइए तो आप लिखिएगा कि सा का प्रयोग कटप्पा के पहले करते हैं। कटप्पा का मतलब का हो गया, टा हो गया और पा वर्ग हो जाएगा। आइए आगे की तरफ करते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे देखा जाए, उदाहरण के रूप में जैसे धनुष टंकार, जैसे क्या, धनुष टंकार, है ना, देखिए टावर के ठीक पहले आता है। ठीक है, हमने कहा कि का वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, 3 वर्गों के धनुष टंकार हो जाएगा। इसी तरह से कष्ट क्या हो जाता है, कष्ट। इसी तरह से दुष्ट, और इसी तरह से देखिए तो निष्पाप, निष्पाप, इसी तरह से निष्फल, है ना। तो इस प्रकार से इसका जो होता है वो प्रयोग का वर्ग, टा वर्ग तथा पा वर्ग के पहले तथा विशेषता संस्कृत के रूप में किया जाता है। आइए अब हम लोग बात करेंगे जो एक तीसरा सा बचा हुआ है, सा का प्रयोग। सा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, सा का प्रयोग। सा का प्रयोग ध्यान रखेंगे, क्या सा क्या है, दंत सा है। इसे क्या कहते हैं, दंत सा, अर्थात इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांत को जाकर के टच करती है, इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसे दंत सा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही में ध्यान रखेंगे, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो सा का प्रयोग पूर्णतः हिंदी में किया जाता है। पूर्णतः कहाँ होता है, हिंदी भाषा में किया जाता है या हिंदी में किया जाता है। ठीक है, हिंदी में किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे हम लोग, हिंदी भाषा या फिर हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। जैसे, और ज्यादातर इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो ता वर्ग के पहले होता है। जैसे अगर देखा जाए उदाहरण के तौर पर, तो जैसे नमस्ते, है ना, नमस्ते हम लोग करते हैं तो ता के ठीक पहले क्या आता है, सा आ जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें स्थान, है ना, स्थान, इसी तरह से क्या देखेंगे, दुस्साहस। ठीक है, दुस्साहस, इसके ठीक पहले देखिए आप सा का प्रयोग होता है ता वर्ग के ठीक पहले। आप लोग इसको लिख सकते हैं कि ता वर्ग के ठीक पहले, ता वर्ग के ठीक पहले हिंदी के सा का प्रयोग किया जाता है। सा का प्रयोग किया जाता है, किया जाता, ठीक है,
आइए एक और आपका बचा हुआ है, इसी समय उसको ही पूरा कर लिया जाए। छा और छा का प्रयोग, है ना। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए कोई भी अगर काम करना है, अगर बढ़िया काम, ऐतिहासिक काम करना है तो स्वाभाविक रूप से इतिहास रचने के लिए आपको मेहनत करना होगा। थोड़ी सी मेहनत अगर करेंगे, थोड़ा सा अगर आज की मेहनत करेंगे तो जीवन भर सफल रहेंगे। मैं बार बार अपनी कक्षाओं में कहता भी हूँ कि अगर जिंदगी का आनंद लेना है तो आज कष्ट उठा लीजिए, अगर आज का आनंद उठाना है तो जीवन भर कष्ट उठाने के लिए तैयार रहिए। अतः अगर आप चाहते हैं कि जीवन में हमको आनंद मिले, जीवन हमारा एक सकुशल जीवन व्यतीत हो, तो आपको आज के लिए मेहनत करना होगा। आज आप मेहनत करिए, जीवन भर आप आनंद उठाएंगे। एक बार सफलता रोज नहीं आती, सफलता एक बार आती है, लेकिन वही एक बार आई हुई सफलता जिंदगी भर के सारे बंद दरवाजे खोल देती है ना। जीवन भर व्यक्ति असफल होता है, बस जीवन में एक ही बार सफल होता है, और वही एक सफलता उसकी शोर मचाती है ना। इसलिए मेहनत करिए, आप सभी लोग भी मेहनत करेंगे तो अवश्य ही बहुत अच्छे स्थान से, बहुत अच्छे अंक से आगे चल करके पहुंचेंगे। और कोई भी चीज बड़ी नहीं होती है, जिद करना सीखिए, जिद पे आ जाइए। मुझको पाना नहीं है, मैं पाकर रहूंगा। पाना और पाकर रहने में अंतर होता है। अब पाने के लिए सभी लोग लाइन लगा करके खड़े हैं कि मुझको पाना है, मुझको पाना है, लेकिन सफल वह नहीं होता है जिसको पाना है। सफल वह होता है जो कहता है कि मैं पा करके ही सांस लूंगा, पा करके ही रहूंगा। जो दृढ़ संकल्प लेते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, उनको सफलता एक ना एक दिन अवश्य मिलती है। ठीक है, तो आप लोग भी खूब मेहनत कीजिए और दृढ़ संकल्प रखिए। जीवन में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो प्राप्त ना की जा सकती हो, जीवन में हर चीज प्राप्त की जा सकती है ना। हम तो भारत देश के निवासी हैं, यहाँ मूर्ख लोग विद्वान हुए हैं, है ना। जिसको कुछ नहीं आता था, कालिदास जैसे लोग विद्वान हुए, तुलसीदास जैसे लोग विद्वान हुए, तो हम और आप तो कुछ जानते हैं, जागरूक है। हम लोगों को विद्वान होने में कितना समय लगेगा। अर्थात कहने का मेरे तात्पर्य है, लक्ष्य प्राप्त, विद्वान होने का तात्पर्य मेरा है लक्ष्य को प्राप्त करना। लक्ष्य आप लोग अवश्य प्राप्त करेंगे, बस थोड़ा सा उसके प्रति लग जाइए, मेहनत करिए, लगन के साथ करिए। आइए लास्ट बचा हुआ है, अंतिम की तरफ बढ़ते हैं। लोग अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं। अंतिम पूछा जाता है जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस को हमने पूरा उठा दिया है, और सिलेबस में एक और पूछा जाता है, छा और छा में अंतर। छा और छा में अंतर है ना। छा और छा में क्या अंतर है, तो ध्यान दीजिएगा। जो ये वाला छा होता है, इस छा का प्रयोग हमेशा कहाँ किया जाता है, संस्कृत के रूप में किया जाता है। जहाँ संस्कृत वर्ड होते हैं, उसी संस्कृत के शब्दों में छा का प्रयोग करते हैं, और इस छा का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, हिंदी के शब्दों में किया जाता है। इसीलिए इस छा को क्या कहते हैं, इसे तत्सम वर्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जबकि इस छा को क्या कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है। इस छा को तत्सम तथा इस छा को क्या कहते हैं, तो इस छा को जो है वो तद्भव कहा जाता है। यह आप लोग स्पष्ट रखेंगे। जैसे छा से हो गया छत्री, बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा। छा से हो गया छत्री, और छा से क्या होता है, छाता होता है। ठीक है, इसी के साथ यह सेशन आपका समाप्त होता है ना। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ें और बहुत अच्छा इसका नोट्स बनाएंगे, मेहनत करेंगे, इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में यदि बने प्रश्न तो आपके जरूर मिलेंगे और आप लोग जरूर सफल होंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों को।